स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो नागरिक शास्त्र खंड है उसका पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। यदि आपको अभी भी एसएसटी में कोई समस्या है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मुझको उम्मीद है कि केवल ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन हल करने में, सभी समस्या का समाधान होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं इसका नोट्स, क्योंकि पूरा हम एक वीडियो में एक चैप्टर आपको खत्म करते रहेंगे और एग्जाम तक जितने हमारे खंड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टोटल जो है उसके जितने चैप्टर हैं हम ऐसे ही वन शॉट के रूप में आपको समझा देंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डाले हैं चैनल पे, जाकर वहां से देख सकते हैं उसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला चैप्टर है हम लोग का सत्ता में साझेदारी। देखिए ध्यान से समझिएगा, बस केवल आपको सुनना है और देखना है, और चैप्टर के अंत में आपको खुद महसूस हो जाएगा कि पूरे हम लोग बहुत कम समय में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और पूरा सब कुछ जो निचोड़ है आपके दिमाग में सेट हो जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए, यदि पीडीएफ इसका चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, पहला ही टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। देखिए सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है, यानी सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं या सत्ता की साझेदारी क्या है, ये समझिए। सत्ता का मतलब होता है शासन व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो सत्ता का मतलब शासन व्यवस्था होता है। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें समाज के सभी समूहों और समुदायों की भागीदारी होती है। याद रखिए, सत्ता की जो साझेदारी है ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें समाज के सभी समूहों और समुदायों की भागीदारी होती है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि सत्ता की जो साझेदारी होती है वो लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। जो सत्ता की साझेदारी होती है ये लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा ही संभव होता है। याद रखिए, लोकतांत्रिक जो भी शासन व्यवस्था है इसमें सभी नागरिकों की, यानी जितने उस देश में रहने वाले नागरिक हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। यह संभव तब है जब उसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भागीदार बनेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। तो मुझको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सभी वर्ग समूहों का, अल्पसंख्यक का, बहुसंख्यक का, सभी का जो साझेदारी है शासन व्यवस्था में, उसी को सत्ता की साझेदारी हम लोग कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का स्वरूप कैसा होता है। सत्ता में जो साझेदारी का स्वरूप है वो कैसा होता है। कोई भी जो गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे संघ सरकार हम लोग कहते हैं, तो उसमें दो प्रकार से वितरण किया गया है। याद रखें, सत्ता का एक ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। देखिए, सरकार का विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का वितरण, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आप लोग देखे होंगे ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, उसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। तो जो ऐसे वितरण होता है, जैसे केंद्र सरकार हो गई ऊपर, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार, तो ये जो वितरण है ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। उसके बाद सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है, याद रखिए, क्षैतिज वितरण का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ मेन केंद्र सरकार हो गई, तो इसके सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। याद रखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण। तो ये सत्ता में जो साझेदारी है ये उसका स्वरूप है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है पॉइंट कि विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे मसलन यानी जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। अभी आप लोग को समझाएंगे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार और बेल्जियम की जो समझदारी है उसने कैसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके अपने यहाँ शासन व्यवस्था चलाता है। तो वहीं कह रहा कि जैसे विभिन्न जो समुदाय हैं वो भाषा के रूप में अलग हों या धर्म के रूप में अलग हों, उनके बीच जो है एक कम्बिनेशन बना करके जो गवर्नमेंट बनाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये सत्ता की साझेदारी के एक स्वरूप है। ठीक है ना। वो धर्म के रूप में, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है जिसमें मान लीजिए जैसे इंडिया है, तो उस इंडिया में जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार, उसमें देखिएगा जो मंत्री हैं वो हिंदू भी मिल जाएंगे, आपके जैन भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे। तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, कुछ मराठी बोलने वाले लोग, कुछ भोजपुरी बोलने वाले लोग, कुछ हिंदी बोलने वाले लोग, ऐसे जो समूहों का, अलग अलग समूहों का जो कम्बिनेशन होता है और कम्बिनेशन करके जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, ये सत्ता की साझेदारी का एक स्वरूप ही है। ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण होता है। याद रखिए, ऐसा ही नहीं है, अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, अलग अलग आपके समूह होते हैं, उनके द्वारा, उनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा किया जाता है।
तो ये क्या है, तो ये है सत्ता की साझेदारी का स्वरूप। ये सत्ता की साझेदारी की क्या है, यानी शासन व्यवस्था में कैसे साझेदारी होती है, इसका स्वरूप है। ठीक है ना। अभी आपको बताएं क्षैतिज वितरण, तो क्षैतिज वितरण में आप लोग को अभी हम समझा, क्षैतिज मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो देखिए क्षैतिज वितरण क्यों किया जाता है, तो कह रहा है कि शासन के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखकर, यानी देखिए इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक ही स्तर पर ही है। ठीक है ना। क्षैतिज वितरण में शासन के जितना अंग है वह सब एक ही स्तर पर है। कह रहा है कि शासन के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखकर अपने शक्तियों का उपयोग करना क्षैतिज वितरण कहलाता है, ताकि किसी भी अंग के पास असीमित शक्ति ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर जो ऊर्ध्वाधर वितरण में देखेंगे तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन क्षैतिज वितरण में क्या है कि कोई भी किसी के पास भी जो है असीमित पावर नहीं होता। ठीक है ना। कह रहा है कि ताकि किसी भी अंग के पास असीमित शक्ति ना हो, यह व्यवस्था शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करती है, यानी जो संतुलन है उसको बरकरार रखती है, क्योंकि कोई भी अपने मनमानी न कर सके। इसीलिए सत्ता का जो है क्षैतिज वितरण किया गया। कौन सा वितरण किया गया, क्षैतिज वितरण किया गया। जैसे विधायिका, याद रखिए विधायिका है, इसको याद रखिएगा, कार्यपालिका या न्यायपालिका, ये क्षैतिज वितरण है। विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना, याद रखिए। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आप लोग कभी मालूम है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं आपके। आप लोग को मालूम है कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। कार्यपालिका का क्या काम है, कानून का क्रियान्वयन करना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह जितने भी लोग हैं ये इसे कार्यपालिका में कहते हैं। यानी जो कानून है, यानी कानून का निर्माण विधायिका करती है, कानून का क्रियान्वयन जो है यानी लागू करना ये कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जो न्यायालय हैं, यानी उन कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका ध्यान रखना, ये न्यायपालिका का काम होता है। ये होता है शासन का यानी सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। उसके बाद अब कह रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। याद रखिए इसमें हम लोग को ये समझना है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। देखिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता में 2 तर्क दिए गए, एक तो आपका हो गया युक्तिपरक तर्क और एक होता है आपका नैतिक तर्क। याद रखिए एक होता है नैतिक तर्क। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे युक्तिपरक तर्क क्या है। सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम किया जा सके। देखिए अगर जब मान लीजिए सत्ता की साझेदारी में कोई एकल धर्म, जैसे मान लीजिए इंडिया की ही बात कर लें, अगर जो केवल हिंदू लोगों को ही मंत्री बनाया जाए, समझिए आप, हिंदुओं को सब व्यवस्था दिया जाए, शासन का टोटल अधिकार हिंदू धर्म को दिया जाए, तो जो अलग है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई हैं, पारसी हैं या सिख हैं, और इनके बीच में टकराव हो जाएगा। तो युक्तिपरक तर्क में है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करना, ये सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। उसके बाद होता है राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करना। यदि सत्ता में साझेदारी होती है तो जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी बनी है उसमें अस्थायित्व होता है, यानी वो शासन व्यवस्था लंबे समय तक चलती है। इसीलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है और ये उसका युक्तिपरक तर्क है। दूसरा है आपका नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या है, तो नैतिक तर्क में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अभी बताया कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी। सरकार को यह वैधता प्रदान करता है, ये नैतिक तर्क है, यानी ये एक लीगल गवर्नमेंट का जो है निर्माण होता है सत्ता की साझेदारी से, यानी सब लोग उससे संतुष्ट होते हैं क्योंकि सबकी भागीदारी होती है सरकार में, इसीलिए सब लोग उससे क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 2 तर्क रहा, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता की जो साझेदारी होता है उसका ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे किया जाता है। जैसे अभी हम लोग क्षैतिज वितरण पढ़े, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि उसका ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में हम भी बताया कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के बाद आपकी स्थानीय सरकार होती है। तो ऐसे जो वितरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत राज्य सरकार से अधिक पावर वाली होती है, यानी उसके पास अधिक शक्ति होती है, और स्थानीय सरकार से ज़्यादा जो पावर है वो राज्य सरकार के पास होता है। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं किसी भी देश को चलाने व उस पर शासन करने के लिए ऊर्ध्वाधर वितरण महत्वपूर्ण है। अगर वह देश लोकतांत्रिक है तो ऊर्ध्वाधर वितरण को सरकार के 3 अंगों में विभाजित किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार देश के लिए, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार राज्यों के लिए, स्थानीय स्वशासन जिसे पंचायती राज व्यवस्था आप लोग को मालूम है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत। तो ये हमारी होता है, ये जो होता है वो होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें जो ऊपर वाली सरकार होती है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पूरे देश के लिए होती है। एक राज्य सरकार एक राज्य के लिए होती है, और जो स्थानीय सरकार होती है वो गांव के लिए, नगर पंचायत के लिए, ब्लॉक के लिए,
वो स्थानीय स्वशासन बोला जाता है, पंचायती राज व्यवस्था आप लोग को पढ़ाया जाएगा आगे के चैप्टर में, तो इसको वहाँ पे हम समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी हम बोले कि सत्ता की साझेदारी की दो एग्जाम्पल हैं, एक बेल्जियम की कहानी हो गई और एक श्रीलंका की कहानी हो गई। तो सत्ता की साझेदारी का एक सकारात्मक पहलू देखने को मिलता है आपका बेल्जियम में, और उसका जो नकारात्मक पहलू है वो देखने को मिलता है आपका श्रीलंका में। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे श्रीलंका में कैसी स्थिति थी और सत्ता की साझेदारी न होने की वजह से वहाँ पे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चलिए हम लोग देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है, देखिए बहुसंख्यकवाद का मतलब, बहुसंख्यक किसे कहते हैं? जिसे मेजोरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक जिसे माइनॉरिटी बोलते हैं। बहुसंख्यक का मतलब ये होता है कि ऐसा समुदाय या ऐसे भाषा बोलने वाले लोग जिनकी संख्या क्या हो, अधिक हो, उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक या एक ऐसा समुदाय या एक ऐसी भाषा बोलने वाले लोग जिनकी संख्या क्या हो, कम हो। जहां पर जिस हिसाब से वर्गीकरण किया जाए, जैसे धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर देखा जाता है कौन सा धर्म का संख्या ज्यादा है तो उसको बहुसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं, और जिस धर्म की संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू जो है बहुसंख्यक है, लेकिन मुसलमान हो जाए या पारसी हो जाए, इस्लाम हो जाए, ईसाई हो जाए, या जैन धर्म के हो जाए, या बौद्धिस्ट हो जाए, ये सब लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? जैसे अब बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि अगर जो बहुसंख्यकों का ही सत्ता प्रशासन रहे, बहुसंख्यक अपनी मनमानी करें और टोटल शक्ति बहुसंख्यक को ही दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, बहुसंख्यकवाद अर्थात ऐसा समुदाय जो मन चाहे ढंग से, याद रखिए, मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं का अवहेलना करता है, तो ऐसे शासन व्यवस्था को में हम बोलते हैं कि बहुसंख्यकवाद है। देखिए, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। याद रखिए, बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछता है। श्रीलंका जो है सन 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी भारत से 1 साल बाद। उसके बाद कह रहा है कि सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, यानी वहां पर सबसे ज्यादा श्रीलंका में सिंहली जनजाति के लोग रहते थे, सिंहली समुदाय के लोग रहते थे, तो उनके नेताओं ने अपनी संख्या के बल पे, क्योंकि वो लोग बहुसंख्यक थे, तो अपनी संख्या के आधार पर वो लोग श्रीलंका में शासन व्यवस्था करना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता को कायम रखने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। याद रखिए, बहुसंख्यक जो सिंहली समुदाय के लोग थे वो चाहते थे कि पूरा कंट्रोल जो है हर एक चीज पर, कोई भी सरकारी जो व्यवस्था है उस पर टोटल कंट्रोल सिंहलियों का है। इसके लिए 1956 में एक कानूनी कदम उठाया गया। वह कौन सा कदम था? तो देखिए, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। देखिए, अल्पसंख्यकों का अवहेलना हो रहा है, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। इस प्रकार तमिल भाषी जो लोग थे उनकी उपेक्षा की गई। दूसरा, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, यानी बौद्ध धर्म को वहां राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। फिर कह रहा कि आगे देखिए, विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी गई, यानी सबसे पहले यह प्राथमिकता किसको दी जाती थी? जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। उसके बाद कह रहा कि इन समुदायों को लगा कि संविधान एवं सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है और उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। किनको? यानी जो अल्पसंख्यक थे, जो तमिल थे या कुछ मुसलमान थे, जो ईसाई थे, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि संविधान एवं सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है और उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ा दिया। यानी एक साइड में तमिल हो गए जो बहुसंख्यक थे और एक साइड में बहुसंख्यक सिंहली थे और तमिल जो है अल्पसंख्यक थे, तो दोनों के बीच में आपसी मुटाव होने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है ना, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया क्योंकि ऐसा कानून बना कि जो सिंहलियों को ही केवल लाभ देता था, एकाधिकार हो गया वहां की शासन व्यवस्था पर, तो दोनों के बीच में जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता की साझेदारी के दो विभिन्न रूपों को देखा। अभी हम बेल्जियम समझाने वाले हैं आपको। तो बेल्जियम में एक अलग सकारात्मक रूप देखने को मिलता है, लेकिन श्रीलंका में उसका नकारात्मक रूप देखने को मिलता है। कह रहा है कि बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया। अभी आपको बताएंगे कि उसका सकारात्मक रूप हमको बेल्जियम में देखने को मिलता है। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपीय देश है जिसके बारे में अभी हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। श्रीलंका की कहानी थोड़ा सा खत्म हो जाए उसके बाद।
थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है आपको। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए, हम बोले कि बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता की साझेदारी की दो विभिन्न रूपों को देखा। बेल्जियम ने संविधान में संशोधन करके अपने सभी समुदायों को, यानी अपने यहाँ जो भी डच बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं, उनको सबको हिस्सेदारी बनाया और आपसी टकराव को रोक दिया। लेकिन देखिए 1956 में श्रीलंका ने क्या किया कि ऐसा कानून बनाया जिससे बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण वहां से तमिल जो है अपने आप को बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है उसका क्या अभिप्राय है या उसकी क्यों आवश्यकता है। इसका जो टोटल रिजल्ट है वो आपको लोग के सामने है। जैसा कि देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय एवं आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें समाज के सभी समुदायों और नागरिकों की हिस्सेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक आधार है, जिसे लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है, जो भागीदारी द्वारा ही संभव है। समाज में मित्रता और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सभी सामाजिक समूहों में टकराव जो है कम हो सकता है, यानी टकराव को रोका जा सकता है। जो ये है सर्किल में एक ऐसा समूह, एक ऐसा माहौल भी बनाया जा सकता है जिसके बीच में सभी लोग मित्रता की भावना में रहें, एक दूसरे से जुड़ करके रहें। इसके लिए सत्ता की साझेदारी एकदम आवश्यक है। जैसे भारत में सत्ता की साझेदारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के हाथों में है, जिसके कारण संविधान में शक्ति संतुलन बना रहता है। तो ये जो है सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य है, इसके तथ्य हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की कहानी। देखिए, बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, आप लोग को मालूम है। इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। याद रखिए, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा है, ये हम लोग जानते हैं। सत्ता की जो साझेदारी है इसका विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा है। फिर कह रहा है कि संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। यानी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में बटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। जैसे अलग अलग जो हम लोग विभेद करते हैं एक दूसरे से, किसी रंग के आधार पर या भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर, उसमें आपसी जो सम्मान है इसको बढ़ाना एकदम आवश्यक है। इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम का उदाहरण की सहायता लेंगे। देखिए, कह रहा है कि बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, अभी बताया, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जाति बनावट बहुत जटिल है। आबादी तो मात्र 1 करोड़ है या 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है, लेकिन इसका जो बनावट है, जो वहाँ के समाज का बनावट है, वो बहुत ही जटिल है। ठीक है ना। यहाँ पे 59% जो आबादी है जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। याद रखें, 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और ये लोग डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डच भाषा बोलते हैं। याद रखें। फिर कह रहा है कि लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है जो फ्रेंच बोलती है। याद रखिए, ये कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। तो एक तरह से देख लीजिए तो पूरे बेल्जियम में जो डच बोलने वाले लोगों की संख्या है वो उनको बहुसंख्यक हम कह सकते हैं। और जो पूरे बेल्जियम की बात हो रही है, और 40% ऐसे लोग हैं जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, इनकी संख्या कम है। तो इनको पूरे बेल्जियम के अनुसार इनको हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब कह रहा है कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो आबादी है वो फ्रेंच भाषी है और 20% आबादी जो है वो डच भाषी है। देखिए, पूरे बेल्जियम में अलग कहानी, लेकिन जो सेंटर है जहाँ से शासन व्यवस्था चलाना है वहाँ पर समझिए कि वहाँ पर 80% जो है फ्रेंच भाषी लोग हैं और मात्र 20% जो है डच भाषी लोग हैं। तो पूरे बेल्जियम में अलग स्थिति है, लेकिन ब्रुसेल्स राजधानी में अलग स्थिति है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। किसकी अपेक्षा? जो डच भाषी लोग हैं उनकी अपेक्षा जो है, ये उनकी जब तुलना किया जाता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अधिक ताकतवर हैं, अधिक समृद्ध हैं। इसीलिए बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग की इस स्थिति से नाराजगी थी। भाई, ये लोग ज्यादा प्रभुत्व दिखा रहे हैं अपना, फ्रेंच भाषी लोग। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव भी बढ़ा था।
डच भाषी लोग देश में बहुमत थे परंतु राजधानी में अल्पमत थे। अभी वहीं हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे देश में तो अधिक थे, ठीक है ना, 59% थे, लेकिन जो वहां पर राजधानी में ब्रुसेल्स में है ये लोग अल्पसंख्यक थे। इसीलिए देखिए 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किया, सिर्फ इसलिए ताकि देश में कोई भी अपने आप को बेगानापन महसूस न कर सके और सब लोग मिलजुल कर रहें। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए आपसी टकराव को रोकने के लिए कई कदम उठाए। कौन कौन से कदम हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान संख्या कर दी गई। क्योंकि कोई विशेष कानून तभी बन सकता है जब दोनों भाषाओं के समूहों के जो सांसद हैं वो बहुमत उनका पक्ष में होगा, यानी दोनों भाषा के लोग, डच भाषी लोग या फ्रेंच भाषी लोग, इनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो संसद था, जब तक दोनों नहीं चाहेंगे कोई भी कानून बन नहीं सकता है। फिर कह रहा केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं था। याद रखिए, कह रहा है कि केंद्र सरकार की अन्य शक्तियां देश के जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई देश है तो केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां जो है वो राज्य सरकारों को दे दी गई और ये जो है ये केंद्र सरकार के अंडर में नहीं थे। इसलिए वहां पे कहा जाता है सभी समूहों का एक तरह से भागीदारी हो गया सत्ता में। फिर कह रहा है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसमें कहीं भी जो है उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। डच भाषी लोगों को भी उतना ही अधिकार है जितना कि फ्रेंच भाषी लोगों को है। जो पहले डच राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक थे उनको समान अधिकार दे दिया गया ताकि आपसी टकराव को रोका जा सके। फिर कह रहा है कि सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों द्वारा होता था। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां प्रदान थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था सत्ता की साझेदारी। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ कल एक नए सेशन में। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद, जय हिंद।